प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आज हम बिहारी के भाव पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं बिहारी का भाव पक्ष। बिहारी सतसई में बिहारी ने भक्ति काल की भक्ति नीति और रीतिकालीन राज्याश्रय का दरबारी जीवन, नायिका का नक्सिक सौंदर्य, सांसारिक विलासिता, नायक नायिका के संयोग और वियोगजन्य चित्र तथा प्रकृति चित्रण को ग्रहण करके इनका स्वतंत्र रूप में मौलिक कवि शक्ति के सहारे वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला हम बिंदु लेते हैं राज्याश्रय की प्रधानता, अर्थात बिहारी का जो काव्य है उसमें राज्याश्रय की सबसे ज़्यादा प्रधानता है, क्योंकि रीति काल का जो युग था वो युग ही राज्याश्रित कवियों का युग था। उसमें समस्त कवि किसी न किसी राजा, कोई स्थानीय राजा, जागीरदार, सामंत, सरदार आदि के आश्रय में रहकर ही रचनाएं किया करता था। तो रीतिकाल का युग है वो सुसज्जित राजमहलों में सुरा सुंदरी के साथ राजाओं के संयोग वियोग के चित्रण, छोटे मोटे युद्धों में राजाओं के यश कीर्ति गाने और उनकी श्रृंगारिक चेष्टाओं को परितृप्त करने का युग था। अर्थात किसी न किसी प्रकार से राजा या सामंतों को खुश करने का एक चलन था। अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर काव्य रचना करते रहे, क्योंकि उनकी आजीविका, यश कीर्ति और समाज में स्थान राजाओं से प्राप्त होने वाले पुरस्कार और धन पर आधारित था, क्योंकि उनके अलावा दूसरा कोई सहारा था ही नहीं। केशवदास ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के दरबारी थे। मतीराम बूंदी के नरेश भाव सिंह के दरबारी थे। भूषण मराठा सरदार शिवाजी के और बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के राज्याश्रय में रहे थे। कहा जाता है कि जयपुर नरेश जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक सोने की असरफी देते थे। बिहारी की काव्य मर्मज्ञ एवं सहृदय दृष्टि को सम्मान वास्तव में जयसिंह ने ही दिया था। बिहारी सतसई की रचना जयसिंह के राज्याश्रय में की गई। इसका प्रत्येक दोहा एक गूढ़ अर्थ लिए हुए है और काव्य रस में आनंदित करके डुबोने वाला है, जिसकी एक अन्योक्ति है। इस अन्योक्ति से उसकी शुरुआत हुई मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले यही अन्योक्ति उन्होंने राजा जयसिंह को लिखकर उसके दरबार में भेजी थी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली सु बंद्यो आगे कौन हवाल। अन्योक्ति में श्रृंगार के साथ कर्म की शिक्षा देता ये दोहा जयसिंह को कर्तव्य पथ पर ले आया था, और प्रसन्न होकर जयसिंह ने बिहारी को अपना दरबारी कवि बना लिया था। दूसरा, सांसारिक विलासिता एवं कामुकता। रीतिकाल घोर विलासिता, कामुकता और लौकिक भावना से युक्त सुरा सुंदरी का युग था। अर्थात इसमें मुख्य रूप से जो विलासिता थी वो ही इस युग की पहचान बन गई थी। श्रृंगारिक दरबारी परिवेश में रहकर बिहारी भी सांसारिक कवि की भांति काव्य रचना करने लग गए थे। था जैसा परिवेश उनको मिला वैसी ही काव्य रचना उनके द्वारा भी की गई। बिहारी ने राजाओं के भोग विलास, काम क्रीड़ा, कामीजनों के रहस्यमय संकेत, नायिकाओं के लुभावने हाव भाव, नायक की सामंती विलासपूर्ण क्रियाएं चेष्टाएं, शीश महलों अट्टालिकाओं के झरोखों के प्रेम व्यापारों एवं सघन कुंजों की घनी छाया में दिन दहाड़े रति क्रीड़ा करना आदि के सुरम्य, कामुक और विलासिता भरे चित्र अपने दोहों में उन्होंने उतारे हैं, और इनके सहारे ही उन्होंने पर्याप्त धनोपार्जन किया है और यश प्राप्त किया है। जयसिंह के शीश महल में उनकी कामुक वृत्ति को बिहारी ने इस प्रकार दर्शाया है। जैसे देखिए, प्रतिबिंबित जैसा ही दुति दीपनि दर्पण धाम, सब जग जीतन को करो काम व्यू है मन काम। अर्थात इस प्रकार उन्होंने जयसिंह को एक प्रकार से दीपक की भांति आलोकित होता हुआ दिखाया है। मतलब येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार उसका उद्देश्य ये था कि जिसके आश्रय में रह रहे हैं वो संतुष्ट होना चाहिए, वो खुश रहना चाहिए। सतसई में कहीं राजसभा के बीच सभासदों से भरे भवन में नायक नायिका इशारों में ही काम क्रीड़ा का आनंद उठा रहे हैं। अर्थात ऐसा वर्णन भी उन्होंने नायक नायिका का संयोग जन्य वर्णन किया है। काव्य रचना देखो,
कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अर्थात इसमें नायक और नायिका हैं, वो एक भरे हुए भवन में, अर्थात जहाँ बहुत सारे और लोग भी हैं, उस भवन में आँखों ही आँखों से अपनी सारी बातें करते हैं। नायक कहता है, नायिका मना करती है, कभी रीझती है, कभी खींचती है, जब भी उसकी आंखें मिलती हैं तो लज्जित होती है। इस प्रकार से भरे हुए भवन में आंखों ही आंखों से नायक और नायिका की बातें हो जाती हैं। तो इस प्रकार के संयोगजन्य वर्णन बिहारी ने खूब किए हैं। तीसरा है नक्सिक वर्णन। नक्सिक वर्णन आप जानते हो कि नख से लेकर अर्थात पैर से लेकर सिर तक का जो वर्णन है वो सांगोपांग वर्णन नक्सिक वर्णन कहलाता है। बिहारी ने रीतिबद्ध एवं रीति सिद्ध कवियों के नक्सिक सौंदर्य वर्णन को बिहारी सतसई में सांगोपांग रूप में उतारा है। घोर श्रृंगारी कवियों की भांति बिहारी ने भी रीतिकाल के नायक नायिकाओं के नख से लेकर सिख तक के अंगों जैसे चरण, घुटने, जांग, नितंब, कमर, नाभि, उरोज, बाहें, ग्रीवा, होठ, नासिका, नयन, कपाल, भौहें तथा नायिका की केश राशि और उसके बीच निकली मांग को भी लुभावनी और कामुकता भरी दृष्टि से अपने दोहों में चित्रांकित किया है। अर्थात नायिका का कोई भी ऐसा अंग उनसे छूटा नहीं है जिसका वर्णन बिहारी ने अपने काव्य में नहीं किया है। कहीं नायिका अपने मर्ग के समान नयनों से कामीजनों का शिकार कर रही है, तो कहीं चंचल नेत्रों से नायिका नायक के बदन का स्पर्श करके सुख का उपभोग कर रही है। कहीं नायिका के मुख की आभा में पूर्णमासी के चंद्रमा की आभा का भ्रम होता है, तो कहीं नायिका अपने खंजे नयनों से रंजित कर देती है। कुछ उदाहरण देखिए। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उदास। देखो कितना अलंकारिक और कैसा वर्णन किया गया है। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है कि पत्रा ही तिथि पाइये, कि पत्र के द्वारा अर्थात जो तिथिवार देखने का जो पत्रा होता है, आप जिसे कैलेंडर कह सकते हो, कि उस पत्रा से ही तिथि का पता लगाया जा सकता है उस घर के आसपास। अर्थात जिस घर में नायिका रहती है उस घर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनको चंद्रमा से पता नहीं चलता कि आज कौन सी तिथि है। इसका कारण नीचे बताया है, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उदास, क्योंकि उनके आनंद की चमक से अर्थात नायिका के मुख सौंदर्य की चमक से हर दिन वहाँ पर पुण्यो ही रहती है, अर्थात पूर्णिमा ही रहती है। कितना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है कि चलो नायिका खूबसूरत है, लेकिन इतनी भी खूबसूरत नहीं होती कि उसमें आसपास रहने वाले लोग पूर्णमासी के चांद का प्रतिबिंब देख सकें। अर्थात यहाँ तो इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया गया है कि आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ तक पता नहीं चलता कि आज तिथि कौन सी है। क्यों? क्योंकि नायिका जहाँ रहती है वहाँ पर उसे ऐसा लगता है जैसे पूर्णमासी का चांद है, इसलिए उसको और तिथि का पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन बिहारी ने खूब किया है। ऐसे दूसरा देखिए, रस श्रृंगार मंजन किए कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नैन। सेम वही है। आगे देखिए नायिका भेद वर्णन। बिहारी रीतिबद्ध कवि न होकर रीति सिद्ध कवि थे, इसलिए बिहारी सतसई में नायिकाओं का जाति, गुण, अवस्था, यौवन क्रीड़ा, स्वभाव, नायक के प्रति प्रेम एवं संयोग वियोग के अनुसार वर्गीकरण पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, अपितु नायिकाओं के प्रेम सौंदर्य संबंधित अनेक मनमोहक चित्र बिहारी ने अवश्य अंकित किए हैं। नव यौवन, परकिया, सविवाहिता, प्रोषित पतिका, मध्या, रूप गुण गर्विता, खंडिता, पूर्वानुरागिनी, अन्य संभोग दुखिता, स्वयं दूतिका, अज्ञात यौना, मुग्धा, नवोढ़ा, प्रौढ़ा, ज्ञात यौना, विरहोत्कंठिता, स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा आदि विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के बड़े ही मार्मिक और मनोरंजक चित्र इन्होंने अंकित किए। ये जितने भी नाम गिनाए हैं ये नायिकाओं के भेद हैं। नायिकाओं के अनेक भेद होते हैं, तो ये सब नायिकाओं के भेद हैं। सब प्रकार के उदाहरण इसमें मिल जाएंगे। नवयौवना का उदाहरण देखो, अंग अंग छवि की लपट उपटती जाती अच्छे है, खरी पात्रिक तऊ लगे भरी सौदे है। ऐसे ही विरह उत्कंठिता अर्थात जो विरह से उत्कंठित है उस नायिका का वर्णन किया। इत आवती चली जात उत, चली 6 सातक हाथ,
चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। अर्थात कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है इसमें। देखो कि सांसें इस प्रकार से चल रही हैं कि इससे 6-7 हाथ आगे पीछे हो रही है। जब सांस आती है तो 6-7 हाथ पीछे जाती है तो 6-7 हाथ आगे। इस प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इन्होंने किया है। अब संयोग श्रृंगार का वर्णन देखते हैं कि बिहारी ने रीतिकालीन कवियों की भांति श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों का हृदयस्पर्शी चित्रण किया है। श्रृंगार की प्रधानता के कारण ही वीपी मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार के अलावा दूसरे अन्य रसों पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। रीतिकाल ने नायिका के रूप सौंदर्य, नायक नायिका की रीति केलियों, कामुक विलासी नायक नायिकाओं की चेष्टा, क्रीड़ा व्यापारों, हास प्रिया चित्रण, नक्सिक सौंदर्य चित्र, आंखों की गुप्तगु, वन विहार, जल विहार, पतंगबाजी, कबूतरबाजी आदि का वर्णन संयोग श्रृंगार में डूब कर किया है। गुरुजनों के बीच में बैठे नायक नायिकाओं की आंखों ही आंखों में प्रेमालाप और गोपनीय संकेत आज भी हमें रोमांचित करता है। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था, कहत नटत रीतत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैननी सो बात। वो नदी, सरोवर एवं पनघट पर आते जाते नायिका नायक इशारों से बाज नहीं आते हैं, इशारे करते रहते हैं। तो बिहारी ने नायक नायिका के प्रेम संबंधी हाव भाव के व्यापार का भी सहज चित्रण इसमें कर दिया है। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध दोहा है कि बतरफ लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नठी जाए। अर्थात गोपियाँ हैं जो कृष्ण की मुरली को छिपा लेती हैं बातें करने के लालच से, अर्थात वो उसे बातें करना चाहती हैं। सोहें करे अर्थात वो सौगंध खाती हैं लेकिन बहुत से हंसती जाती हैं, जब देने के लिए कहता है तो मना कर देती हैं। अर्थात इस प्रकार से खूब अच्छा वर्णन उन्होंने संयोग श्रृंगार का किया है। वियोग श्रृंगार का वर्णन है वो भी कवि ने बहुत अच्छे किया है। वियोग वर्णन देखिए, नायक नायिका के बीच में प्रेम होते हुए भी किसी कारणवश यदि उसका मिलन नहीं हो पाता तो वियोग श्रृंगार कहलाता है। वियोग श्रृंगार के भेद हैं पूर्वराग, मान, प्रवास और क्रोण। ये चारों उसके भेद माने जाते हैं, उसकी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तथा चिंता, अभिलाषा, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण, ये वियोग की 10 दशाएं मानी जाती हैं। तो बिहारी ने नायिका के विरह के संबंध में बड़ा ही प्रभावी चित्रण किया है, किंतु विरह, अतिरेक और कल्पना की ऊंची उड़ान के कारण बिहारी का विरह वर्णन कहीं कहीं हास्यास्पद भी बन गया है, क्योंकि कहीं कहीं पर इन्होंने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। जैसे विरह अतिरेक में जाड़ों की रातों में भी नायिका जल रही है और उसकी सखियां स्नेह के कारण गीले वसन आगे रखकर उसके पास जाती हैं ताकि विरह की आंच से वे बच सकें। यद्यपि ऐसा असंभव है, विरह में नायिका से कितनी ही तप्त क्यों नहीं हो रही हो, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि सर्दी की रात में भी उसके पास कोई दूसरा आदमी जा न सके। देखो इसमें ये लिखा है कि आड़े दे आले वसन जाड़े ही की राती, अर्थात जाड़ों की रातों में अर्थात सर्दियों की रातों में भी आले कपड़े अर्थात गीले कपड़े आड़े लगाकर नायिका की सखियाँ उसके पास जाती हैं। सास करके स्नेह बस सखी सबे ढिंग जाती, अर्थात इतनी ज़्यादा विरह में जल रही है कि सर्दी की रातों में भी उसके पास उसकी सखियाँ जब जाती हैं तो गीले कपड़े को सामने करके जाना पड़ता है, क्योंकि विरह का ताप इतना ज़्यादा है। यद्यपि ऐसा नहीं होता है, कहीं विरह तिरेक में गुलाब की शीशी तक सूख जाती है। अब विरह ही विरह, लेकिन इतना नहीं हो सकता है कि गुलाब शरीर पर पड़ने से पहले ही वो सूख जाए। ओंदाई शीशी सू लखी विरह बरती बिल्लात, बीत ही सूख गुलाब गयो छींटो छुई ने गात। यद्यपि बिहारी ने ऐसा वर्णन किया है क्योंकि वो प्रवृत्ति ऐसी थी, वो समय ऐसा था। अब देखते हैं भक्ति एवं नीति। ये हम सभी जानते हैं कि बिहारी जो कवि थे वो यद्यपि श्रृंगारिक कवि थे, लेकिन भक्ति और नीति का भी उन्हें समुचित ज्ञान था। बिहारी सतसई का जो पहला ही पद है वो हम देखते हैं, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्वितीय। अर्थात वो राधा जी का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे राधा नागरी, हे चतुर राधा जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें। आप तो वो हैं जिनकी झाई मात्र से श्याम रंग के कृष्ण हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात वो भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने भक्ति भावना का भी खूब अच्छा परिचय दिया है। और बिहारी के लोक अनुभूति, लोक शास्त्र एवं लोक विश्वासों का अच्छा ज्ञान था ही। कवि छापा, तिलक, माला जप,
लोभ, मोह, माया आदि का विरोध करता है और नीति की शिक्षा भी देता है। कुछ उदाहरण देखिए। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोरात जग वह पाए बोरा। ये इस तो एक अर्थ आप सभी को आता है कि सोना है वो धतूरे से भी 100 गुना ज़्यादा मादक है। धतूरे को तो खाने से व्यक्ति पागल होता है, लेकिन सोने को तो पाने मात्र से ही व्यक्ति पागल हो जाता है। और नीति का ये दुआ देखिए। नर की अरु नल नीर की गति एक एक रिजोई, जे तो नीचो वह चले ते तो ऊँचो होई। कि मनुष्य और नल का नीर है, दोनों एक समान है। जितना नीचा होकर चलता है उतना ही उसका सम्मान बढ़ता है, अर्थात उतना ही वो ऊँचा चढ़ता है। प्रकृति चित्रण के बारे में आप जानते हो कि बिहारी ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है, आलंबन रूप में कहीं पर भी चित्रण नहीं किया है। अर्थात केवल प्रकृति का चित्रण करने के लिए बिहारी ने कोई काव्य नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने जो नायक नायिका का जो वर्णन किया है उसमें उद्दीपन के रूप में काम करने के लिए प्रकृति को कहीं न कहीं अपने काव्य में शामिल किया है। उदाहरण हम देखते हैं। कहलाने एकत बसत अही मयूर मर्गबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। यहाँ गर्मियों के दिनों की बात है कि पूरा जगत है, पूरा संसार है, वो तपोवन सा हो रहा है। उस तपोवन से परेशान होकर, अर्थात उस भीषण गर्मी में व्याकुल होकर जो आपस में दुश्मन प्रजाति के जानवर हैं वो भी एक साथ बस रहे हैं, अर्थात एक साथ रह रहे हैं। जैसे बाघ और मृग दोनों एक साथ कभी नहीं रहते, मोर और सर्प ये भी दोनों ने कहीं एक साथ नहीं रहते, तो ये भी व्याकुल होकर एक साथ रह रहे हैं, अर्थात ये भी अपनी शत्रुता भूल गए हैं। ऐसा वर्णन कवि ने किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा बिहारी का भाव पक्ष। बिहारी वास्तव में ही रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं और सर्वश्रेष्ठ माने जाने योग्य कवि हैं। धन्यवाद।